गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 18 टोपी पढ़ेंगे। टोपी यह एक कहानी है जो इनकी इस कहानी के जो लेखक है वो संजय है। संजय जी ने ये कहानी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्या को उजागर किया है कि किस प्रकार एक राजा को एक छोटी सी चिड़िया एक भी बता सकती है और अपनी जो सामाजिक समस्या उसको उजागर कर सकती है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एक थी गवरिया यानी गौरैया चिड़िया और एक था गवरा यानी नर गौरैया चिड़ा। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। जहाँ जाते सभी जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते। भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते। खोते का मतलब होता है घोंसला, खोता मतलब घोंसला। भिन्न सार का मतलब होता है प्रातः काल। भिन्न सार यानी सुबह, सुबह ही घोंसले से निकल पड़ते। दाना चुगने और झुटपुटा होते खोतों में आ घुसते। यानी छुटपुटा का मतलब होता है सवेरे का शाम, जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं दे, तो उस समय कुछ अंधेरा हो जाता है, शाम का समय होता है, उस टाइम अपने घोंसले में आ जाते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुनने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम जो गौरैया थी वो बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है यानी कितना अच्छा लगता है उन पर कपड़ा, खाक फबता है। जो गवरा था वो बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी बदसूरत लगने लगता है लट जीरा चुग गए हो। लट जीरा एक प्रकार का पौधा होता है, चीचड़ा का एक पौधा होता है। तो चुग गए। गवैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक हो जो जाती है। तो गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरे सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, यानी सुंदर। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा से ढक लेगी, यानी एक लंबा वस्त्र जो पूरे शरीर को ढक देता है, सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं है, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती रहती है, यानी कि जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता है। गवैया जो चिड़िया थी गौरैया वो बोली, नित्य नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है, ये नीरा पोंगापन है। तो अब दोनों में क्या हो रही है, एक लड़ाई हो रही है। इसको देखकर पोंगापन होता है ये पागलपन, पोंगापन मतलब पागलपन यानी मूर्खता है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास में फफत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर तो चलने फिरने का काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लट्टे हैं, उन्हें टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती हैं। जो गौरैया है वो बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गवरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के कितने टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इतनी फिक्र में कितनों की टोपियाँ पहनानी पड़ती है। मेरी माँ तो इस चक्कर में पड़ ही मत, गवरा बोला उसको। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवैया भी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाहा और वहीं पर क्या होती है, राहें होती है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फोहा मिल गया। गवैया हमारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अब उसे क्या मिला, एक रुई का घूरा, कूड़ा करकट के ढेरी में घूरा लगाओ तो वहाँ पर एक रुई का फोहा मिल गया। अरे क्या मिल गया, गवरे ने बोला। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवैया ने गवेरे के सामने रुई का फोहा भर दिया। मेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन बड़ा चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार।
किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अभी तीनों तो रास्ते में बड़े मिलने से रहे। अब काम धंधा छोड़ के वह बावरा ताउम्र वह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम और जीन। 3 घोड़े चाहिए और लगाम वाला वो खींचने वाला उसको वो चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? ताबुक तो मिल गया, यानी जो कोड़ा होता है वो तो उसको मिल चुका था। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फोए से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवैया रुई का फहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फोए को धुन दो। दुनिया बेचारा बुढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसने तन पर वर्षों पुरानी तार हो रही एक मिजी पड़ी हुई थी। वह कांपते बोला, तू जाती है कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने। उर्ज न करो भैया, गवैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। मतलब भाई चिल्ला मत, मैं तुझे इसकी पूरी मजदूरी यानी मेहनत होती है वो तुम्हें पूरी दूंगी, तुझे फोकट में यानी बिना मुफ्त में कोई काम नहीं कराऊंगी। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली। 16 आने में 8 आने की मजूरी। तो इसके लिए सपना था, वह झट से तैयार हो गया। खर जो धर जो उसका तांती बच उठी। उसने बड़ी मन से रुई को धुन ली। लो इसे, उसमें आधा धुनिया ने ले ली और आधा गवैया ने ले ली। इससे उत्साहित जो गवरा गवे कोरी के यहाँ गए, कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर दज्जी हो चुका था, गुस्सा निकाल डाला। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ भागते हो कि नहीं? देखते नहीं हो, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। यानी अचकन उनका पहनने वाला एक कपड़ा होता है शरीर। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त के मलार गाने की, यानी मुफ्त वो भी वही मलार यानी संगीत का एक राग गाने की मुझे फुर्सत नहीं है। मलार होता है एक संगीत। भैया इस मुल्क में अब सब काम क्या राजा जी के ये होता है? गवैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उससे भर आँख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बर्दखा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी ने लघुए फकवे भी तो बहुत है, इससे भी उनका काम होता है। लघुए फकवे मतलब पीछे चलने वाले मेल जोल के जो व्यक्ति होते हैं वो। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवैया बोल, इससे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी काम न करना मूर्खता होगी करके उसने तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवैया आगे बढ़ने उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए। इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कत्ते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी को एक बागा बुनना है। तभी थोड़ी देर ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव और चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, यानी वो अपना काम करने में व्यस्त हो गया। इसने बुंदे भैया, गवैया ने साहस संजोकर कहा, हम तो सेंत बेंत का काम नहीं करवाते, यानी वह काम जिसके लिए कुछ देना न पड़ा और बिना लाभ के कोई काम नहीं करना पड़े। आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनक्कर को भी उसने ये बात कही। बुनक्कर ने भी सौदा तय कर लिया और कपड़े को उससे करका चलाने लगा और ढरकी ढुलने लगी। थोड़ी देर बाद काफ़ी करफे से तबीज़ कपड़ा बुना गया। आधा उसने ले लिया और आधा उन्होंने। गवैया 3/4 मंजिल पार कर ली। कपड़ा लिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। गिर सकती हो कि नहीं हाथ से? दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी की 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों कम झब्बे सिलने हैं। दर्जी के माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी राह भरी। कुछ देना न लेना पर भर माथे पसीना, यार कुछ देगी नहीं फिर भी माथे भर पसीना। हम तो भैया बेकार में कुछ करवाते नहीं हैं। गवैया बोले, इस बुने कपड़े में टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले ले, कम ले लेंगे।
मुँह मांगे मजदूर पे कौन मुझे तैयार नहीं होगा। कचकच उसने कैंची चला दी, चूहे की तरह सरसर उसने सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। मनोयोग से 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदके जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर गविया जैसे अपने में नहीं रही, 1.5 टांगों पर लाचने लगी, फुदक फुदक लगी, गवरा को दिखाने लगी, मेरी टोपी सबसे निराली है, 5 फुदने वाली है, वाकई तो रानी लग रही है। किसने कहा? गवरे ने कहा। आखिर कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनने ही उसके मन में एक नए हुलूस में जोर मारा, क्यों न इस राजा भी एक बार जायजा लिया जाए जिसने इतने सारे काम हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से धुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। फुलेल यानी खुशबूदार तेल होता है, उसकी मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अंध नंगा बदन नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था यानी मालिश कर रहा था, और दूसरा हाथ पांव की उंगलियों मोड़ रहा था, और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर गुत्थी गाड़ रहा था। गवियाँ कंगूरे पर चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र उस चिड़िया पर गई। सिर पर फुंदेदार टोपी देख उसकी अक्ल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए बोला। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली। देख रही फदगुद्दी, मेरा टोपी में फदगुद्दी छोटी चिड़िया, मेरी टोपी में 5 फुदकने। गविया ने जब दूसरा ही राग अल्पनाना शुरू कर दिया यानी बोलना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में 1 ही नहीं, मेरी टोपी में 5, राजा की टोपी में नहीं। राजा को बेहद हेंटी महसूस हुई। हेंटी यानी बहुत ज़्यादा, ये ऐसा लगा कि चिढ़ गया। इस मुल्क में महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, ये बुरी तरह बिगड़ गया। वह फदकुदी को गर्दन मसल पर पकने नोच लो, सिपाहियों को देर न करो। क्षमा करे महाराज, या समंत्री ने हाथ जोड़े। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह एक ऐसे नहीं माने कि इसकी टोपी छीन ले, उसके पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गया कि टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरी सिपाही ने झट से टोपी लपक ली, राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसल नहीं जा रहा कि खूबसूरत देखकर दंग रह गया। कारीगर इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरा राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी का मुल्क से बनाई किसने। राजा ने मन में ख्याल आया, अब तो हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे वो पता न करे। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अंदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट माने राजा की आवाज़ निकली। दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उमदा था सरकार, एकदम कफश और दबीज, यानी जो कपड़ा था बहुत अच्छा बुना हुआ था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की मानिंद। राजा फूंक मारने लगा। गिरते फुटते हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने का था। शेर की माने राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे मारा, जान वही रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा आवाज़ कड़की। हाफती छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अंदाता, खम्मा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा। तुम चारों ने मिलकर एक चिड़िया का काम कर दिया, गवरिया का काम कर दिया। हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तो काम जो काम है उससे अपनी नफासत क्यों नहीं थी, यानी सजा संवरा। नफासत का मतलब होता है सजा, और सजा और संवरण सुंदर।
अभय दानदेव बोलो सरकार। धुनिया बोला चलो दिया। राजा बोले अब बताओ। महाराज इस गवे ने जो काम करा उसे आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आधा देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत यानी सुंदरता आ गई। दुनिया दंडवत व दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है। गै फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल है, इसका धन घट गया लगता है, इसकी टोपी तक नहीं जुड़ती, अभी इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा की वाकई अकबका रह गया और एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती दिख रही खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चले कि धन घट गया है। तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतने लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल के वह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री भी होले से कहा, ये मुँह फट तो महाराज की बेपर्दा ही करके दम लेगी, यानी बेपर्दा यानी उसको सामने लाकर ही रहेगी। राजा को खुद घबरा गया, झट से बोला इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों के कहना मानो। टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गवैया ने फिर से टोपी पहन ली, उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन है ये मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, इतना कहकर अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। ठीक है बच्चों, चैप्टर आपको पुनः पढ़ना है।